पिछले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियान को, जो कि लाइटिंग पूल के अंदर बैठ के आराम से ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके चारों तरफ उसके 11 पपेट्स ने एक राउंड फॉर्मेशन को बना लिया होता है। जो भी वाइल्ड और वायलेंट थंडरबोल्ट्स जियान की तरफ आगे बढ़ते थे, उन्हें डीमन पपेट्स तुरंत ही सॉल्व कर लिया करते थे। कुछ समय के बाद स्काई डीमन पपेट, जो कि पहले डैमेज हो चुका होता है, वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ भी 5 स्टार 2 जोन तक पहुंच गई थी। तभी जियान का ध्यान गया था उसके सीने की तरफ। वहाँ पे एक क्रैक दिखाई दे रहा था। जियान समझ गया था कि अपनी लिमिट तक पहुंच गए। कोई विकल्प न होने की वजह से स्काई डीमन पपेट को जियान को वापस से स्टोरिंग में रखना पड़ता है। अब तक जियान को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी 5 स्टार 2 जोन में ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटी पास आ गई है। फिर से वो क्वाइटली अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। ये ट्रेनिंग चलती रही थी 15 दिन तक। इन 15 दिनों में जो उसके 10 अर्थ डीमन पपेट्स होते हैं, वो भी स्काई डीमन पपेट्स में इवॉल्व होने की कगार पे आ गए थे। और कुछ समय के बाद ये एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। लेकिन गुड न्यूज यहाँ पे एंड नहीं होती। इस समय के दौरान जियान ने भी 5 स्टार 2 जोन में ब्रेक थ्रू कर लिया था। यानी कि अब के लिए जियान के पास बहुत बड़ी 2 जोन एक्सपर्ट्स की टोली है। इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, उसे दिखाई देता एक मिजरेबल फिगर। इसका पीछा कर रहे होते हैं काले रंग के थंडरबोल्ट। ये थंडरबोल्ट्स इतने भयानक थे जिन्हें देख के जियान की रूह उसकी बॉडी में से भागने की कोशिश करने लगी थी। वो भी दुम दबा के भागने लगता है। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद वो लाइटिंग पूल से बाहर आ पाया था। तभी उसके सामने अपीयर होता है वो मिजरेबल फिगर। ये एक्चुअली में एक ओल्ड मैन था। ये जियान को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने सरनेम को मैंग बताता है। लेकिन क्योंकि जियान इसे मुसीबत समझ के इससे दूर रहना चाहता था, इस वजह से वो इस बुड्ढे पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। जियान और हेचिंग वापस से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब वापस लौट गए थे। अब क्योंकि जियान रिट्रीट से बाहर नहीं आई, इस वजह से जियान ज्यादा समय तक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे नहीं रुकता। वो और चिंगलिन हेचिंग के साथ सेंट्रल प्लेस वापस आ जाते हैं। जल्दबाजी की वजह से हेचिंग को तो वापस जाना पड़ा था, लेकिन जियान सेफली फॉलिंग स्टार पवेलियन तक पहुंच जाता है। जब मास्टर यालाओ और फेंगजुन से कुछ सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ गया था, तभी हमारा ध्यान जाता है मास्टर यालाओ की तरफ। वो जियान से कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज है। ये सुन के जियान एकदम चौंक गया था। वो कहता टीचर ऐसी क्या बात है। यालाओ कहते हैं ये न्यूज रिलेटेड है प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से। बस इन शब्दों को सुन के जियान को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। अब आगे क्या होने वाला है हम जानते हैं इस एपिसोड में। अभी जियान का चेहरा सरप्राइज से भरा हुआ था। वो कहता है क्या प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट में फ्रेगमेंट को ऑब्टेन कर लिया गया है। एक प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ऐसी हेवली फ्लेम है जिसके बारे में जियान शुरुआत से सपने देखता आ रहा है। इसकी हेवली फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक की बताती है कि इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल की है। अगर जियान अभी अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस हेवली फ्लेम को रिफाइन करके सॉल्व कर लेता है, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ सीधा 2 जोन क्लास के पीक पे पहुंच जाएगी। यालाओ बताते हैं उन्हें प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में न्यूज मिली है। इस खबर के हिसाब से प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट एक स्पेशल ट्रेड फेयर में प्रेजेंट होगा। ये फेयर 1 साल बाद हेल्ड होने वाली है। इस खबर को जानने के बाद जियान इम्पेशेंट हो जाता है। तो फेंगजुन जी कहते हैं क्यों ना तुम दूसरी हेवली फ्लेम्स को ढूंढो। जियान पूछता है ऐसा कौन सा फैक्शन है जिसके पास सबसे ज्यादा हेवली फ्लेम्स हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी एक नए टॉपिक की। मास्टर यालाओ कहते हैं ये एनक्लेन 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता है। अब जियान ने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं था, तो इसके बारे में टीचर यालाओ से पूछता है। यालाओ बताते हैं ये एनक्लेन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है। इन 8 एंशिएंट क्लैंस में सोल क्लैन, जिसे पहले हन क्लैन के नाम से भी जानते थे, वो भी शामिल है। जूजर का गु क्लैन भी 8 एंशिएंट क्लैंस में बिलोंग करता है। फिर वो जियान को 7 एंशिएंट क्लैंस के नाम बताते हैं। जियान कहता है टीचर ये तो बस 7 है, आपने तो बोला था 8 एंशिएंट क्लैंस। टीचर बताते हैं जो 8वां एंशिएंट क्लैन है उसे 7 क्लैंस के द्वारा अबेंडन कर दिया गया है, और वो क्लैन है शाओ क्लैन, जो कि तुम्हारी अभी की शाओ फैमिली है। यालाओ के शब्द जियान के लिए थंडरबोल्ट जैसे थे। इसके बाद यालाओ दूधी ब्लड लाइन और शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओ जुआन के बारे में बताते हैं। इन 8 एंशिएंट क्लैंस के नामों में एक होता है याओ क्लैन। जियान पूछता है टीचर कि आपके और याओ क्लैन के बीच में कोई रिलेशनशिप है। ये सुन के टीचर यालाओ काफी सैड हो गए थे। जिसके बाद हम सुनते हैं उनकी स्टोरी को। खैर पूरी बात जानने के लिए तुम्हें पिछला एपिसोड देखना होगा। ओवरऑल बात ऐसी थी कि जब यालाओ याओ क्लैन में पैदा हुए तो उनके शरीर की दूधी ब्लड लाइन बहुत ही पतली होती है। जब एक और मिशन पे गए हुए थे तो फिर फेल होने की वजह से क्लैन ने उन्हें एक्सपेल कर दिया। उस दिन से मास्टर यालाओ का दिल टूट गया था। वो कई सालों तक सेंट्रल प्लेस में भटकते रहे। खैर पूरी स्टोरी को सुनने के बाद जियान भी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है टीचर आप चिंता मत करो, ये डिसाइपल आपका सर झुकने नहीं देगा। फिर टीचर यालाओ जियान को गु क्लैन के बारे में बताते हैं। कुछ समय के बाद गु क्लैन में एडल्ट सेरेमनी हेल्ड होने वाली है। इसमें गु क्लैन की यंगर जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे। यालाओ जियान के हाथ में एक ब्लैक जे टोकन को थमा देता है। ये होता है गु क्लैन का इनविटेशन। अब बस जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर के आने का वेट करना था, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान डुंजे गो रियल्म की तरफ निकल जाएंगे। इंतजार करते करते जियान ने सोल ची मेथड और एक फायर बेस्ड दुई की टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया था। 8वें दिन लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन में अराइव होती है। यही शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। इसे बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि इसमें काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। अपनी सेंसेस के अंदर आए इस ऑरी को सेंस करके जियान जल्दी से कमरे के दरवाजे को खोल के बाहर आ गया था। उसे सफेद कपड़ों में एक ब्यूटीफुल सी फिगर दिखाई देती है। ये फिगर जियान के रूम के सामने एलिगेंट तरीके से खड़ी हुई होती है। अब इस लेडी की चेहरे की स्मेल एक्सट्रीमली अलरिंग लग रही होती है। जियान थोड़ी दूर तक और आगे जाके अपने पैरों को रोक लेता है। उसकी नजरें गई थी मिलता है लिटिल फेरी डॉक्टर से। अभी शाओशियान के वो सफेद बाल फिर से पूरी तरीके से काले हो चुके होते हैं। जियान उसके ऑरी को देख के चौंक गया था। शाओशियान बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी 7 स्टार 2 जोन पे पहुंच चुकी है और एक इनहेरिटेंस की वजह से उसने अपनी पूरी ओवर पर्सन बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। ये सब जान के जियान खुश हो गया था। जिसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर टियानो जुनजे और चिंगलिन फॉलिंग स्टार पवेलियन से निकल के ईस्टर्न रीजन की तरफ जाने लगते हैं। इनकी डेस्टिनेशन होती
जाती है गू सीक्रेट सिटी, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से गू रियल में एंटर किया जा सकता है। काफी समय की नॉनस्टॉप ट्रैवलिंग के बाद जियान की टोली गू सीक्रेट सिटी के सामने पहुंच जाती है, लेकिन तभी जियान को मिला था सरप्राइज। गू सीक्रेट सिटी को गार्ड कर रही होती है ब्लैक सबमरीन आर्मी और जियान को सामने खड़ा दिखाई देता है लिंकॉन, जिसका जियान के साथ आग और पानी जैसा रिश्ता था। लिंकॉन तुरंत ही जियान को देख के बौखला जाता है। शायद उसकी जियान को कमजोर समझने की हैबिट गई नहीं थी। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के जियान को गेट लॉस्ट होने के लिए बोलता है। ऑफ कोर्स जियान ने भी इनका जवाब पत्थर से दिया था। इस वजह से वो लिंकॉन और भी आग बबूला होकर जियान के ऊपर टूट पड़ा था, लेकिन इससे पहले उसका अटैक जियान को टच कर पाता एक किक में ही उसकी कैनन बॉल बन जाती है। एंड में जाके वो सिटी बॉल से टकरा गया था। अब जब बड़ी पब्लिक में उसकी इस तरीके से बेइज्जती हो गई हो तो वो कुछ समय के लिए अपनी आइडेंटिटी को भी भूल गया था। उसने तुरंत ही ब्लैक सबमरीन आर्मी को जियान को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। ऐसी सिचुएशन को बनते हुए देख लिटिल फेयर डॉक्टर जियान और बाकी की टोली एकदम बैटल के लिए रेडी हो गए थे। तभी एंट्री होती है फिफ्थ कमांडर की। हालांकि उसकी आंखों में भी जियान के लिए एनिमिटी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कम से कम इम्पार्शियल था। उसने लिंकॉन को फटकार लगा के जियान को रेस्पेक्टफुली सिटी में एंटर करने के लिए बोलता है। इस तरीके से जियान की टोली एंटर कर जाती है गू सीक्रेट सिटी में। अब बस इन्हें कोई 2-3 दिन का वेट करना था, जिसके बाद गू रियल के एक्सपर्ट खुद उन्हें वापस लेके जाएंगे। एंड में हमने जुजर की भी झलक देखी थी। अब जूसी डिटेल्स के लिए तो आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। ये समय होता है सुबह का, क्योंकि अब जियान के ग्रुप को बस 2-3 दिन इस गू सीक्रेट सिटी में गुजारने थे। इस वजह से ये लोग निकल जाते हैं सिटी के टूर पे। काफी घूमने के बाद इन्हें एक वाइन शॉप दिखाई देती है। इसने मैनर का काफी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा था। उस वाइन शॉप में एंटर करने के बाद लिटिल फेयर डॉक्टर गू क्लैन के मेंबर्स के बारे में जानकारी बताना शुरू कर देती है। यहाँ पे मेनली बात हो रही थी ब्लैक सबमरीन आर्मी की। अगर इसकी हायरार्की की बात करी जाए तो फिर ब्लैक सबमरीन आर्मी के सोल्जर्स को कमांड कर देते 8 ग्रेट कमांडर्स। वो लिंकॉन और 5th कमांडर इनमें से ही होते हैं। लिंकॉन की रैंक 7th होती है। इनके ऊपर होते हैं 4 ग्रेट जनरल्स और टॉप ऑफ द चेन आती है 2 लीडर्स। इन्हें ब्लैक सबमरीन ड्यूक्स भी बोला जाता है। जब ग्रुप के बीच में बातचीत चल रही होती है तभी वाइन शॉप के अरीना में एक अनाउंसमेंट होती है। उसके हिसाब से ब्लैक सबमरीन आर्मी का 3rd कमांडर यंग हाओ पिल गैदरिंग के चैंपियन जियान से फाइट करने वाला है। ये चीज जियान के लिए एकदम सरप्राइज से भरी थी। वो समझ गया था कि कोई ना कोई उसके साथ चुटकी ले रहा है, मतलब कि वो फंस गया किसी के ट्रैप में। सीन आगे शिफ्ट होता है। उस 3rd कमांडर और जियान के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि उस यंग हाओ की स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार दोजन की थी और गू क्लैन का मेंबर होने की वजह से उसके पास हाई क्लास की 2 स्किल्स की कमी नहीं होती। इस वजह से फाइट की शुरुआत में तो 7वें आसमान में था, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है उसका चेहरा डिस्टॉर्ट होकर और भी अगली होता जाता है। सारी 2 टेक्निक्स और स्किल्स को यूज करने के बाद भी उसने जियान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। एंड में परफॉर्म करता है गॉड सी स्किल्स को, लेकिन जियान इसे भी इंटरप्ट कर देता है। फिर उसके बाद होती है उसकी कुटाई। एंड में जियान ने इसे मार मार के बीगी बिल्ली बना दिया था। एंड में इसे बचाने के लिए बाहर आता है 2nd कमांडर। इसका नाम था लिंगशु, लेकिन इससे पहले लिंगशु और जियान के बीच में फाइट शुरू हो पाती गू क्लैन के एल्डर गोशन बीच में इंटरवीन करते हैं। इस वजह से ये फाइट यहीं पर रुक जाती है। लिंगशु यंग हाओ को लेकर चला गया था। गोशन जियान की तरफ देख के बोलते हैं तो मैं यंग मिस के मैटर की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम पहले से तैयार हो चुके हो। ये कह के वो भी चले गए थे। जब ये पूरा मामला क्लोज होता है जियान अपने ग्रुप के पास लौट रहा था, तभी अचानक से उसकी हेवली फ्लेम आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करती है। उसका ध्यान जाता है एक रेड क्लोथ लेडी की तरफ। इसके आईब्रोज के बीच में एक फायरी सिंबल था। उस सिंबल में ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर की फ्लेम जिंदा हो। जिया समझ गया था कि ये यांग क्लैन की मेंबर है और उनकी टोली वाइन शॉप वाले मैटर को खत्म करने के बाद वापस अपने हाउस में लौट रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में मिलते हैं 3 फिगर्स। इन तीनों ने ब्लैक रोब्स को पहन के रखा होता है। शुरुआत में तो जियान इन तीनों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन तीनों का जो लीडर होता है वो जियान को उकसाना शुरू कर देता है। फाइनली जियान की सीधे नजर गई थी इन तीनों के ऊपर। उसे तुरंत ही फैमिलियर सेंट मिलता है। वो समझ गया था कि ये लोग है हॉलो सोल से, और ये बात सही निकलती है, क्योंकि लिटिल फेयर डॉक्टर नहीं चाहती थी कि जियान का मेंटल बैलेंस खराब हो। इस वजह से उन तीनों के ऊपर हमला बोल देती है। लेकिन जो दोनों फिगर साइड में खड़े हुए होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी 7 स्टार दोजन की थी। इसी वजह से एक्सचेंज में मामला विड्रॉ पे रहा था। तभी वो बीच वाला बंदा जियान से बोलता है कि मैं तुम पे यहाँ पे हमला करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जो कि एक वेस्ट क्लैन का मेंबर है, जो कि हमारे हंट क्लैन के द्वारा हमेशा सप्रेस होते रहे हैं, वो भी कितना उठ पाया है। वो कहते हैं तुम्हारे एंसेस्टर शाओजॉन की डेथ के कारणों में से एक मेरे एंसेस्टर्स थे और मेरा नाम है हनिया। मेरे एंसेस्टर की तरह मैं भी तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। ये कहने के बाद वो तीनों गायब हो जाते हैं। खैर तब तो जियान कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में डार्क चिल फ्लैश हुई थी। जियान एक रिजॉल्व के साथ बोलता है हनिया हाँ चलो जो तेरे एंसेस्टर का हिसाब रह गया है उसकी पूरी कीमत तू चुकाएगा। ये कहने के बाद जियान की टोली जियो रेन के ओपन होने का वेट करने लगती है। सीन चेंज होता है। जियो सीक्रेट सिटी में जो भी गेस्ट इकट्ठे हुए होते हैं वो सभी सिटी के सेंटर पे पहुंच गए थे। कुछ समय बाद इस जगह पे ओपन होता है एक बहुत ही बड़ा स्पेस पोर्टल। इसमें एंटर करके सभी लोग पहुंच जाते हैं जियो रियल में। इन सभी गेस्ट को रिसीव करने के लिए गू क्लैन अपने बैटल शिप को डिस्पैच करता है। जिस बैटल शिप में जियान की टोली ट्रैवल कर रही होती है उसी बोर्ड में होते हैं यान क्लैन के मेंबर्स। आगे यान क्लैन के होजवान और जियान के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जियान पावरफुल होने के साथ साथ शाओ क्लैन का मेंबर है। इस वजह से होजवान जियान को कुछ सीक्रेट्स बताता है। ये सीक्रेट्स होते हैं हेवली टूम के बारे में, जो हर 20 साल बाद ओपन होती है। वो बताता है कि शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओजॉन इसी हेवली टूम में रेस्ट कर रहे हैं और 8 क्लैन के मेंबर इस हेवली टूम में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है। हालांकि उसने जियान को चेतावनी दी थी कि उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम इन ट्रबल्स को रिजॉल्व कर लोगे। इन सभी बैटलशिप्स को गार्ड कर रहे थे ब्लैक सबमरीन आर्मी के सोल्जर्स। ब्लैक सबमरीन आर्मी के फर्स्ट कमांडर का नाम होता है गुजेन, जिसकी जियान से मुलाकात हुई थी। वैसे हमने अभी तक जैसे ब्लैक सबमरीन आर्मी के लोगों को देखा है, ये गुजेन टोटली डिफरेंट वाइब को देता है। उसने जियान को अच्छे से वेलकम करके जूनर को क्लैन में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो सब एक्सप्लेन करने लगता है। ऑफ कोर्स इन बातों को सुनकर जियान जूनर को छोड़ने वाला नहीं था। जियान पूछता है मुझे ऐसा क्या करना होगा कि गू क्लैन ब्लड लाइन को भूल जाए। इसका आंसर होता है सिर्फ 2 शब्दों में। गुजेन बोलता है दोशेंग। अगर तुम सच में जूनर के
साथ होना चाहते हो तो फिर तुम्हें दोशांग में ब्रेक थ्रू करना होगा। खैर इनके बीच में कुछ और बातें चलती हैं। तब तक ये बैटलशिप्स गूस सेक्रेट माउंटेन रेंज के पास पहुंच जाते हैं। जब सभी लोग बैटलशिप से नीचे उतर के गेस्ट एरिया में जा रहे होते हैं तभी जियान का स्वागत करने के लिए आती है हमारी जूनर। ऑफ कोर्स जैसे ही जूनर सामने आई थी सभी की नजरें उसी के ऊपर जाके पॉज हो जाती हैं। सभी की आंखों में अलग अलग तरीके के इमोशंस मौजूद थे। अभी लोग क्या सोच रहे हैं इस बात से जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। जब जियान की टोली जूनर को फॉलो करके आगे जा रही होती है तभी गुकलैंड के कुछ बुड्ढे जियान के ऊपर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सभी का ये आइडिया काफी चाइल्डिश था। जियान ने बीच आसमान में बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। वो अपनी हेवली फ्लेम को खतरनाक तरीके से एक्सप्लोर कर देता है जिसकी वजह से जो स्पेस सॉलिडिफाई हो चुका होता है एकदम ब्लास्ट हो गया था। गुकलैंड के कई एल्डर्स की आंखें खुल जाती हैं। जूनर की गुकलैंड में ऑलरेडी इतनी हाई पोजीशन है कि जिन एल्डर्स ने जियान के ऊपर हमला किया होता है वो अच्छे से फटकार लगाती है। तभी जूनर और जियान सेंस करते हैं डेंस किलिंग इंटेंट को। इस डेंजरस ऑरी को वो ब्लैक सबमरीन आर्मी का फोर्स जनरल रिलीज कर रहा था। इसका नाम होता है गुयाओ। जब जियान की टोली जूनर के बैम्बू हाउस में पहुंच गई थी तो फिर जूनर पूरे मामले को जियान को एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि कल होने वाली एडल्ट सेरेमनी में वो गुयाओ जियान को जरूर चैलेंज करेगा। अगर जियान की इसमें हार होती है तो फिर गुकलैंड के जो एल्डर्स अभी तक न्यूट्रल बने रहे हैं वो उस गुयाओ की साइड में चले जाएंगे। और तो गुयाओ ने कुछ समय पहले एल्डर काउंसिल के सामने अपनी और जूनर का मैरिज प्रपोजल रखा था। ऑफ कोर्स जूनर इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अगर सारे एल्डर्स उस गुयाओ की साइड में हो गए तो फिर जूनर पे प्रेशर बढ़ जाएगा। लिटिल फेई डॉक्टर दिखाई जाती है। तभी पीछे से आती है जूनर, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी सीरियस बातें होनी शुरू हो जाती हैं। जब शाओशान हिंट करती है मेडुसा के मैटर की तरफ तो जूनर बताती है कि उसे इस मैटर के बारे में पहले से ही पता है, बस वो जियान का वेट कर रही है। जिस दिन जियान जूनर को काइलिन के बारे में बताएगा उस दिन वो जियान को पनिश करेगी। अगले दिन ही गुकलैंड में एडल्ट सेरेमनी होती है। जूनर जियान की टोली को लेके एक एंशिएंट स्टेडियम के सीटिंग एरिया में आ गई थी। जब वो जियान को स्पेशल सीट्स की तरफ ले जाने की कोशिश करती है उसका रास्ता रोकते हैं दो बुड्ढे। ये थे गुचियन और उसका भाई। अब इससे पहले जूनर इन दोनों की खोपड़ी तोड़ पाती एंट्री मारते हैं मैन टियानची। जियान इस ओल्ड मैन को देख एकदम चौंक गया होता है क्योंकि वही ओल्ड मैन था जिसे वो थंडर पूल में मिल चुका है। मैन टियानची जैसे अपेयर हुए थे तुरंत ही हुए की अटैक से दोनों बुड्ढों को उड़ा देते हैं। मतलब गुचियन का डुओ बच गया था, लेकिन मैन टियानची की वजह से रियल कल्प्रिट को बाहर आना पड़ता है। इस एल्डर का नाम होता है एल्डर गुशान। ये जियान और जूनर के बीच की रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अपोज करता था। खैर कुछ समय के बाद एडल्ट सेरेमनी की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले स्टेज पे लिंग क्वान को बुलाया जाता है। गुकलैंड के 3 एल्डर स्टेज पे खड़े होकर सभी को चेक कर रहे होते हैं। इस लिंग क्वान की ब्लड लाइन निकलती है 6 ग्रेड की और इसे गोल्डन क्लैन टैटू दिया गया था। अब क्योंकि जियान को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता तो फिर जूनर इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि गुकलैंड के अंदर ब्लड लाइन को 10 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड होता है सबसे लोएस्ट ग्रेड और 10th ग्रेड को डिवाइन ग्रेड बोला जाता है, AKA डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन। और जहाँ तक बात रही क्लैन टैटू की तो फिर ये 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर पर्पल गोल्ड और लास्ट में आता है रेनबो गोल्ड। खैर जब इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है तब तक ऑलरेडी कई लोगों की ब्लड लाइन टेस्टिंग हो चुकी होती है, लेकिन कोई भी 6th ग्रेड को क्रॉस नहीं करता। तभी स्टेज में एंटर करता है जियूजैन, जिससे जियान बोर्ड पे मिल चुका होता है। इसकी ब्लड लाइन होती है 7th ग्रेड की और इसे मिलता है पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू। हालांकि वो इस टैटू के लिए क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन वो उसके काम, कैरेक्टर और बैटल की मेरिट्स की वजह से दिया गया था। एंड में बारी आई थी गुयाओ की। जूनर बताती है कि ये गुयाओ ब्लैक सबमरीन आर्मी का फोर्स जनरल है। इसे डेविल जनरल भी बोला जाता है। गुयाओ को बुलाया जाता है स्टेज पे क्योंकि उसकी ब्लड लाइन टेस्टिंग होने वाली थी। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों की टेस्टिंग हुई है, लेकिन जब गुयाओ खड़ा होकर स्टेज की तरफ आता है तो फिर उसकी वाइब ही अलग थी। सीन अभी शिफ्ट होता है। गुयाओ अपने हाथ को स्टार डिस्क पे टच करवाता है। तुरंत ही उस डिस्क के अंदर से एक ब्लाइंडिंग लाइट बाहर आती है। जब इंटेंस ग्लो वीक हुआ था स्टेज पे खड़े एल्डर्स अनाउंस करते हैं कि गुयाओ की ब्लड लाइन है 8 लेवल की और उसे पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू दिया जाता है। ये अनाउंस करने के बाद जब एल्डर्स अगले एक्सपर्ट को बुलाने वाले थे तभी गुयाओ इस प्रोसेस को रोक देता है। उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। उसने तुरंत ही जियान को बैटल के लिए चैलेंज किया था। वो चाहता था कि जियान उसे चैलेंज करे। इस सीन को देख के पूरे स्टेडियम में अवरोध क्रिएट हो जाता है। सभी की नजर फिक्स हुई थी जियान के ऊपर। वहीं पे हमारी जूनर एकदम आग बबूला हो जाती है। खैर से पहले वो गुयाओ की खोपड़ी तोड़ पाती। जियान कहते रिलैक्स, अगर ये मुझे चैलेंज ना भी करता तभी मैं गुकलैंड के सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो करने वाला था, जिससे कुछ लोगों के मुंह बंद हो सके। ये कहने के बाद जियान सीधा स्टेज पे पहुंच जाता है। ऑफ कोर्स उसके बाद गुयाओ जियान को थोड़ा टॉन्ट फॉन्ट करता है। फाइनली शुरुआत हो जाती है बैटल की। गुयाओ शुरुआत से ही बैटल को डोमिनेट करना चाहता था। वो एक के बाद एक जियान के ऊपर हमले करने शुरू कर देता है। ये समझे वो अटैक्स की शुरुआत ही करता है सी गॉड सील से। अब क्योंकि जियान के पास ऑलरेडी सी गॉड स्किल्स है इस वजह से उन्हें आसानी से रिजॉल्व कर लेता है, लेकिन गुयाओ की टेक्निक्स रुकती नहीं है। अगली बार वो यूज करता है अपनी स्फीयर टेक्निक। थोड़ी और देर तक फाइट करने के बाद जियान और गुयाओ के बीच में कितना रॉ स्ट्रेंथ का गैप है वो सबके सामने आने लगता है। तभी स्काई 5 मिस्टीरियस चेंज की तीनों चेंजेस को लिमिट्स तक अनलीश किया जाता है। इसके साथ जियान भी पहुंच गया था A स्टार 2 जोन पे। आगे होने वाली बैटल और भी इंटेंस थी। जियान ने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी जैसी टेक्निक्स का यूज करके गुयाओ के अटैक्स को इंड्योर कर लिया था। ऐसे देख के गुयाओ हो जाता है एकदम पागल। वो भयानक तरीके से अपने आइस स्फीयर का यूज करने लगता है। इस बीच में गुयाओ को एक मौका मिल गया था, लेकिन जब गुयाओ को शार्प क्लॉ अटैक जियान के सीने से जाके टकराता है सभी के कानों में मेटालिक क्लैंक की साउंड सुनाई दी थी। जियान को देखने पे हमें मालूम पड़ता है कि उसकी बॉडी को पर्पल गोल्डन स्केल्स ने कवर करके रखा है। इस वजह से गुयाओ के अटैक्स जियान को हार्म नहीं कर पा रहे। अब क्योंकि धुआंधार फाइट ऑलरेडी काफी समय तक चल चुकी होती है इस वजह से दोनों पार्टी काफी एग्जॉस्ट हो जाती है। तभी जियान के काम में आता है फ्लेम मंत्रा, जो कि क्वाजी टीएन क्लास का चीफ मेथड बन चुका है। ऑफ कोर्स अगर जियान टीएन क्लास के चीफ मेथड का यूज कर रहा है तो फिर गुयाओ भी पीछे कैसे रह सकता था। वो भी गुकलैंड के चीफ मेथड का यूज करता है। वो जियान से कहता है कि जियान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गुकलैंड की रियल टीएन क्लास की 2 स्किल्स क्या होती है। यानी कि अब वो परफॉर्म करने जा रहा होता है एक बहुत ही खतरनाक सी स्किल। इसका ग्रेड प्रोबेबली टीएन क्लास का होने वाला है। जियान समझ जाता है कि अब सीरियस होने का समय आ गया है। इस वजह से उसकी नई फ्लेम बाहर आके 4 हेवली फ्लेम में सेपरेट हो जाती है। ये चारों फ्लेम्स अलग अलग बीच की फॉर्म से ट्रांसफर हो गए थे।
थे। इस सीन को देख के टियान और जुंजे की धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि ये थी उनकी फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। क्योंकि इस टेक्निक का यूज करने के लिए 5 फ्लेम्स की जरूरत होती है, इस वजह से आखिरी सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करी जाती है सन फ्लेम, जो कि जियान को एक लाइन में मिली थी। जब इधर जियान का अटैक रेडी हो रहा होता है, दूसरी तरफ गुयाओ को डार्क ऑरा भी चारों तरफ फैलता जा रहा था। ये ऑरा सभी को एक ऑपरेसिव फीलिंग देता है। गुयाओ की इस टेक्निक का नाम होता है ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर। जैसे वो जियान की तरफ इशारा करता है, आसमान को चीरती हुई एक बहुत ही बड़ी फिंगर जिसका रंग एकदम डार्क ब्लैक था, वो जियान की 5 कलर फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल को टारगेट बनाती है। फाइनली इन दोनों के बीच में होता है कोलिजन। ये कोलिजन कुछ नेक्स्ट लेवल का था। जो गू क्लैन के तीनों एल्डर्स इस पूरे स्क्वायर के ऊपर दूर की बैरियर को बना रहे होते हैं, उनके चेहरे भी पेल पड़ जाते हैं। इसकी वजह से गुचेन जैसे और एल्डर्स को उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे गुयाओ जियान को बहुत जल्दी हरा देगा, लेकिन जियान की ऐसी परफॉर्मेंस इन सभी के गालों पे तमाचे जैसी है। खैर इससे पहले प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो पाती, सभी के कानों में आता है क्रैक का साउंड। ये साउंड तब अपीयर होता है जब वो साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर जियान की फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल से जाके टकराती है। देखने से लगता है कि गुयाओ की टियान क्लास की स्किल बेटर है और कहीं ना कहीं ऐसा साबित भी होता है। अगले कुछ ही पल में जियान की फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इस सीन को देख के गुयाओ के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आई थी। वो जानता था कि जैसे जियान की टेक्निक तबाह होती है, उसके अटैक में जो बची हुई एनर्जी रह गई है वो टारगेट बनाएगी जियान को। बाकी ऑब्जर्वर्स को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तभी जियान देता है सरप्राइज, क्योंकि जैसे ही फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक पूरी तरीके से तबाह होती है, सभी को दिखता है जियान का फिगर। लेकिन जिसमें सभी का ध्यान था वो होता है 4 रंगों वाला फायर लोटस, जिसके अंदर से एक एनहाइलेशन वाला ऑरा फैलता है। जियान भी आओ देखता है नताओ, क्योंकि गुयाओ जियान को मारना चाहता था तो फिर वो भी इसे बख्शने वाला नहीं है। अगली पल में पहुंच जाता है गुयाओ की खोपड़ी के ऊपर। ऐसे सीन को देख के गुयाओ की फटके हाथ में आ गई होती है, लेकिन इससे पहले उसकी जान जा पाती गू क्लैन के एल्डर बीच में इंटरवीन करते हैं। इनका नाम होता है टोंग जुआन, और इन्होंने जिस तरीके से जियान की फायर लोटस को रिजॉल्व कर दिया था, इनकी स्ट्रेंथ क्लियर हो जाती है कि ये है एक दोशेंग लेवल का एक्सपर्ट। लेकिन गुयाओ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब एल्डर टोंग जुआन उसे अच्छे से फटकार लगाते हैं, उसे एट द एंड अपनी कदमों को पीछे लेना पड़ा था, क्योंकि भले वो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का जनरल हो, वो एल्डर टोंग जुआन जो कि एक दोशेंग है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। गुयाओ और जियान को वापस लौटा देने के बाद अब आगे की सेरेमनी को कंडक्ट करवाने वाले होते हैं एल्डर टोंग जुआन। उनका ध्यान जाता है जूनर की तरफ। वो कहते हैं जूनर अब तुम्हारा टर्न आ गया। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे एल्डर टोंग जुआन के मुंह से शब्द बाहर आए थे, एक स्विच के साउंड के साथ स्टेडियम में मौजूद सभी की आंखें जाके पॉज होती है उस अलॉरिंग फिगर के ऊपर। आखिरकार जूनर गू क्लैन की सबसे बड़ी ट्रेजर है। लेकिन जब हम देखते हैं जूनर को, वो सभी को पूरी तरीके से इग्नोर मारती है। उसकी पिटी आंखों में काफी चिंता देखी जा सकती है। वो देखती है जियान की तरफ, जो कि वापस से सीट्स में आ गया था। जूनर कहती है बेबुद्ध जियान कि आप ठीक हो। जियान स्माइल करता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट की वजह से मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। जैसे मुझे रेस्ट मिलता है मैं पूरी तरीके से रिकवर कर पाऊंगा। जियान